हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी पीडिया के यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे 9th 10th के फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया। इससे पहले हमने केमिस्ट्री बायो को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे चैप्टर 9 को डिस्कस करने वाले हैं। हमने चैप्टर 8 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है क्लास 9th के फिजिक्स का, और टोटल 9th चैप्टर है ये ओवरऑल साइंस के बुक का, जो है हमारा फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इस चैप्टर में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइप के फोर्सेस होते हैं, क्या होते हैं। मैं कह रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने एक ऑब्जेक्ट का मोशन पढ़ा स्ट्रेट लाइन में, उसके पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म में, ठीक है। और यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इन सब के बारे में देखा। पर अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या कॉज करता है मोशन, मोशन किस वजह से होता है, टाइम के साथ किस तरीके से चेंज होता है, क्या सारे ऑब्जेक्ट्स को मतलब मोशन, डू ऑल मोशंस रिक्वायर अ कॉज, हर एक मोशन को कॉज की जरूरत होती है। तो ये चीज हम डिस्कस करेंगे। तो कहा जा रहा है कि रेस्ट इज द नेचुरल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचुरल स्टेट रेस्ट है। फर्दर गैलीलियो गैलीली एंड आइजैक न्यूटन ने डेवलप किया था एक डिफरेंट अप्रोच किस चीज को, मोशन को समझने के लिए, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बताया जा रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, फोर्स है कि एक पुश और पुल। किसी भी चीज पे हम फोर्स कब लगाते हैं, कब हम कहते हैं कि हमने उस पर फोर्स किया, या तो उसको अपनी ओर पुल कर रहे हैं या फिर अपने से दूर उसको हम पुश कर रहे हैं, तब हम कहते हैं वो फोर्स है, फोर्स है। तो यही पे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि पुशिंग, हिटिंग, किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना, ये सारे अपने तरफ मोशन करके बुलाना, ये सारे किसके पार्ट है, फोर्स के पार्ट है। जो हम कहते हैं कि ऐसा हो रहा है तो फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स कैन बी यूज टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स का यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए, या फिर उसके डायरेक्शन को हम चेंज करने के लिए फोर्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे फोर्स का एग्जाम्पल यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। फर्दर मोशन कब होता है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है। तो कोई भी चीज को मूव करने के लिए ना हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। एक एक्टिविटी से आप समझिए। यहाँ पे इस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक टेबल है, इस पे एक बुक रखा हुआ है सपोज। तो अगर वाई फोर्स लग रहा है और यहाँ पे एक्स फोर्स, अगर ये दोनों फोर्स इक्वल है तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, ये अपने पोजीशन पे ही रहेगा। वहीं पे किसी भी एक साइड अगर फोर्स ज्यादा लग गया तो क्या होगा, वो उसकी ओर मूव कर देगा। यानी दोनों साइड अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो मोशन नहीं होगा। मोशन कब होगा, जब अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रहे होंगे किसी एक साइड, तब जाके मोशन ऑकर होगा। तो वही चीज यहाँ कहा जा रहा है कि अनबैलेंस्ड फोर्स, मोशन कब होगा, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। यही यही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे समझ लिया शॉर्ट में, और कुछ मतलब स्पेशल नहीं बताया गया। फर्दर यहाँ कहा जा रहा है कि इसी में फ्रिक्शन फोर्स एक एक्ट करता है, जो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है मोशन के। कि अगर मूवमेंट इधर हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगता है, ठीक है। और अगर मूवमेंट इस साइड हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस साइड लगे। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। अब यहाँ से हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, आप एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ सकते हो। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताया जा रहा है कि देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसको हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे हम सबसे पहला लॉ डिस्कस करने वाले। तो पहला लॉ क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा हुआ सुनने में, मैं इसको आपके लिए शॉर्ट करता हूँ। यहाँ कहा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट तब तक अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है जब तक उस पर कोई बाहर से अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया नहीं जाए। इसी एग्जांपल से समझते हैं कि ये अगर जो है, ये हमारा बुक है, ये क्या खुद से चेंज करेगा क्या पोजीशन, नहीं। अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि बाहर से कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स इस पे ना लगाया जाए। यही चीज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे इन अदर वर्ड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स रेसिस्ट अ चेंज इन देयर ओन स्टेट ऑफ मोशन। हर ऑब्जेक्ट चेंज को क्या करते हैं, रेसिस्ट करती है। हमारे रियल लाइफ में भी है। अगर हमें चेंज अगर हमारे लाइफ में कुछ आता है तो हमें उसको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। यानी हम ह्यूमंस भी चेंज को क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, ठीक है। बताया जा रहा है कि द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी, अगर वो मूव कर रहा है तो मूवमेंट में ही बना रहे, और अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही बना रहे। इसी चीज को हम इनर्शिया कहते हैं। तो यही चीज एक्सप्लेन किया जाता है हमारे किसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ इनर्शिया किसको कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे कुछ चीज बताया गया है कि वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बताया जा रहा है, मैं आपको बता दूं। जैसे हम किसी बस में बैठे रहते हैं, ठीक है। अचानक से जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है तो हम आगे की तरफ क्यों जाते हैं, ये झटका क्यों लगता है, ठीक है। ये चीज बताया जा रहा है कि कार जो है स्लो डाउन होता है, बट हमारा बॉडी जो है ना उस मोशन में ही रहने की कोशिश करता है, जिसके जो अपने इनर्शिया को मेंटेन रख रहा है। तो इसी वजह से जब ब्रेक लगता है तो बॉडी सडन एक्शन करता है पीछे जाने के लिए, और हमारा मोशन आगे की तरफ हो रहा होता है, जिसकी वजह से हम झटके से आगे की ओर जाते हैं। तो यही चीज यहाँ पे समझाया जा रहा है, ठीक है। तो
वहां बताया जाए कोलिजन से बचाने के लिए सीट बेल्ट हम लगाते हैं, ये सारी चीजें, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, गैलीलियो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप देख लेना। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूँ कि गैलीलियो क्या था। उन्होंने क्लेम किया था कि उन्होंने कहा मून, मिल्की वे, इन सब पे माउंटेन्स देखा है। ठीक है, मून पे माउंटेन देखा है, एंड द मिल्की वे मेड अप ऑफ टीनी स्टार्स, मिल्की वे टीनी स्टार्स से मिलकर बना, और 4 स्मॉल बॉडीज ऑफ ऑर्बिटिंग जुपिटर। ठीक है, फर्दर यहाँ कुछ चीज उनके बारे में दिया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि यूजिंग हिज ओन टेलीस्कोप्स through his observations in on Saturn and Saturn and Venus पे गैलीलियो ने आर्ग्यू किया था कि ऑल द प्लैनेट्स मस्ट ऑर्बिट द सन एंड नॉट द अर्थ। इसने बताया था, इन्होंने बताया था कि सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, अर्थ के अराउंड नहीं, जो कि पहले बहुत बड़ा कॉन्सेप्शन था कि सब सारे प्लैनेट्स और सन क्या है, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करता है, पर ये गलत साबित हुआ। जो किसने किया था, गैलीलियो ने ही किया था। ठीक है, फर्दर वी स्लिप ऑन वन साइड ऑफ द बोट ड्यू टू इनर्शिया, हम एक साइड क्यों गिर जाते हैं, इसकी वजह स्लिप करते हैं इनर्शिया की वजह से। बॉडी रेस्ट में रहता है अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स, ये चीज समझ में आ गया हमें। ठीक है, अब हम देखते हैं इनर्शिया और मास का क्या रिलेशन है। तो बताया जा रहा है कि ऑल द एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज गिव सो फार इलस्ट्रेट दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो ऑलवेज उसमें रेजिस्टेंस शो होता है। ठीक है, ये चीज बताया जा रहा है। इफ इट इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहती है, मूवमेंट में तो मूवमेंट में। इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ बताया जा रहा है कि क्लियरली हेवियर और मोर मास, जो जितना ज्यादा हैवी और ज्यादा मास होगा किसी ऑब्जेक्ट का, वो ज्यादा इनर्शिया पोजेस करेगा। यानी कोई हैवी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो आपको ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करने पड़ेगा उसको मूव करने के लिए कंपेयर टू कोई लाइटर ऑब्जेक्ट। यानी इनर्शिया किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इनर्शिया को हम मेजर ऑफ मास भी कहते हैं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इनर्शिया नेचुरल टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट का चेंज को रेसिस्ट करने का, उसके स्टेट ऑफ मोशन में या फिर उसमें रेस्ट में रहने के लिए। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया है, कि मास किसी ऑब्जेक्ट का कितना, हम इसके इनर्शिया के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या इंडिकेट करता है कि जब एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करता है, यहाँ पे आप देखना ये टर्म हमेशा यूज हो रहा है अनबैलेंस्ड। अब ये क्यों यूज हो रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अनबैलेंस्ड का क्या कॉन्सेप्ट है। तो वही चीज कहा जा रहा है कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट करता है किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाता है और उसमें एक एक्सेलरेशन आ जाता है। किसी चीज का वेलोसिटी कब चेंज होगा, जब उसको आप एक्स्ट्रा पुश देंगे, तो वो जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है उस चीज को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम वेलोसिटी के चेंज को पढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस चीज को, सॉरी, पोजीशन का चेंज पढ़ रहे थे, अब हम यहाँ पे वेलोसिटी के चेंज को पढ़ेंगे जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, और एक्सेलरेशन किस चीज पे डिपेंड करता है कि हम कितना फोर्स उस पे अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द गेम ऑफ द टेबल टेनिस बताया जा रहा है कि एक जो इफ द बॉल हिट्स अ प्लेयर इट डज नॉट हर्ट हिम, अगर जो बॉल हिट करता है प्लेयर को तो उससे उसको चोट नहीं लगती। वहीं ऑन द अदर एंड क्रिकेट बॉल जो अगर स्पेक्टेटर को लग जाए तो सर तक फूट जाता है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो हम वो चीज देखेंगे। वहीं पे एक और एग्जांपल से लेकर पूछा है कि स्मॉल मास होता है बुलेट का बट वो एक इंसान को किल कर देता है। तो ये समझ में हमें कैसे आ रहा है, कि यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, ये सब चीज हमें क्या समझा रही है, कि इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय द ऑब्जेक्ट जो है उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है, इम्पैक्ट उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने मास, उसका मास कितना है और उसका वेलोसिटी कितना है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज टू बी एक्सेलरेटेड, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमको एक्सेलरेट करना है तो क्या होगा, ग्रेटर फोर्स चाहिए होगा हमें, ताकि हम उसको ज्यादा वेलोसिटी दे पाए। जितना ज्यादा वेलोसिटी देंगे उतनी तेजी से वो अपना वेलोसिटी चेंज होगा उसका और वो एक्सेलरेशन इंक्रीज करेगा। इन अदर वर्ड्स बताया जा रहा है कि देयर अपीयर्स टू एग्जिस्ट सम क्वांटिटी ऑफ इंपॉर्टेंस दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। यहाँ बताया जा रहा है कि एक ऐसा कोई एक कड़ी है जो किसी ऑब्जेक्ट के मास को और उसके वेलोसिटी को जोड़ती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे। ठीक है, सॉरी, एक्सेलरेशन नहीं कहते, यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि एक ऐसा यूनिट है जो क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को उसके मास और वेलोसिटी से जोड़ रहा है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं, जो इंट्रोड्यूस किया गया था न्यूटन के द्वारा। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब ये क्यों होता है, हमने देखा कि मास और वेलोसिटी पे किसी चीज का इंपैक्ट डिपेंड करता है, इसी वजह से मोमेंटम क्या होता है, हमारा मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब मास, ये मोमेंटम हमारा क्या है, तो आप ये देख सकते हो इसका बोथ डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम हमारा। ठीक है, हमने ये चीज देख लिया। इसका ऐसा यूनिट ये क्या है, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी के सेम ही होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। और ऐसा यूनिट मोमेंटम का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ एन अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स अ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इट इज क्लियर दैट द फोर्स आल्सो प्रोड्यूसेस अ चेंज इन मोमेंटम। यहाँ बताया जा रहा है कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसके वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये भी समझ जाना चाहिए कि वेलोसिटी के साथ साथ उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी चेंज होता है। ठीक है, फर्दर देखें तो द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द कार इज नॉट ओनली डिटरमाइंड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बट आल्सो बाय द
टाइम ड्यूरिंग विच द फोर्स इज एग्जर्टेड। यहाँ बताया जा रहा है कि मोमेंटम किसी कार के अंदर कैसे, यहाँ एग्जांपल दिया है कि एक कार है जो डेड बैटरी के साथ हम उसको पुश कर रहे हैं स्ट्रेट रोड पे विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, जो सफिशियंट है किसी इंजन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, यहाँ एक चीज, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इफ 1 or 2 पर्सन गिव अ सडन पुश, ठीक है, एक अनबैलेंस्ड फोर्स दे रहे हैं कार को, हम लोग सडन पुश देके धक्का दे रहे हैं, तो वो हार्डली क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बट अ कंटिन्यूअस पुश, ठीक है, हल्का सा एक पुश दे तो वो स्टार्ट तुरंत नहीं होगा, बट कंटिन्यूअसली हम उसको पुश करते हैं थोड़ी दूर तक, तो क्या होता है उसमें ग्रेजुअल एक्सेलरेशन क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है कार स्टार्ट हो जाता है। यहाँ क्या बताया जाता है कि चेंज ऑफ मोमेंटम कार का जो है किस चीज पे, सिर्फ इस चीज से डिटरमाइन नहीं हो रहा है कि कितना मोमेंटम, कितना मैग्नीट्यूड से हम उसको धक्का दे रहे हैं, पर इससे भी डिटरमाइन कर रहा है कि कितने टाइम तक हम फोर्स लगा रहे हैं। यानी मोमेंटम हमारा मतलब अमाउंट ऑफ फोर्स, फोर्स के मैग्नीट्यूड पे तो डिपेंड करता ही है। ठीक है, ये चीज तो हमें समझ में आ गया, क्योंकि एक इनफ क्वांटिटी ऑफ फोर्स लगाना पड़ेगा, बट उसके साथ साथ इस पे भी डिपेंड करता है कि कितने टाइम तक वो फोर्स लगा है। थोड़ी देर अगर हमने हल्का सा धक्का देके छोड़ दिया तो कार स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, जो कि हमने देखा कार हार्डली स्टार्ट, बट कुछ टाइम तक, ओवर सम टाइम अगर हम उसको पुश करें तो ग्रेजुअल एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस होता है और कार की स्पीड पकड़ लेता है। ठीक है, वही चीज बताया जा रहा है, तो उसको हम मोमेंटम कहते हैं। तो मोमेंटम का चेंज किस चीज पे डिपेंड करता है, फोर्स के मैग्नीट्यूड और उसके टाइम पे, कितने टाइम तक वो अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो बताया जाएगा द फोर्स नेसेसरी टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किस पे डिपेंड करता है, टाइम रेट जिस पे मोमेंटम चेंज हुआ है। ये चीज समझ में आ गया। तो हम सेकंड लॉ को डिफाइन करते हैं कि द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट क्या करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स। यहाँ पे मैंमैंने बैलेंस को कट किया है, आपको ध्यान रखना बैलेंस फोर्स कभी नहीं होगा अगर मोमेंटम या फोर्स चेंज हो रहा है। तो वो चीज हमें समझ में आना चाहिए कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है कि स्टेट करता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया कि ये चीज हमारा होता है। ठीक है, यहाँ से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने देख लिया है। तो यहाँ से सेकंड लॉ से हम लोग फोर्स का डेफिनेशन डिराइव करते हैं, फॉर्मूला फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कि किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसमें एक्सेलरेशन कितना है, यानी उसका वेलोसिटी कितने स्पीड से चेंज हो रहा है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। और फोर्स का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मोमेंटम से कैसे डिफरेंट है, वहां पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है, बट फोर्स क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये ध्यान रखना, इसको हम न्यूटन भी कहते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, हमें एक क्या देता है, मेथड देता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कितना फोर्स एक्ट कर रहा है किसी बॉडी के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, किस तरीके से उसके मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट निकाल के। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ एप्लीकेशन हमारे लाइफ बेस पे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज हम देखते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, हमारे डेली लाइफ में देखा जाता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब क्रिकेटर एक बॉल को कैच करता है, ठीक है, तो वो अपने हाथ को बहुत पीछे लेकर आता है ग्रेजुअली। ठीक है, अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स विद द मूविंग बॉल। ठीक, ऐसा करने पे क्या होता है, फील्डर इंक्रीज कर रहा है टाइम, जिस टाइम तक वो हाई वेलोसिटी ऑफ द बॉल जो है डिक्रीज हो जाए जीरो तक। अगर आप हाथ में डायरेक्ट कैच लो और हैंड को मूव नहीं करोगे तो आपके हाथ में इंजरी हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेजी से जोर से फोर्स आकर आपके हाथ पे लगेगा बहुत कम टाइम के लिए, तो वो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, पर वहीं एक्सेलरेशन, जैसे जैसे हम हाथ को पीछे खींचते हैं तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होता जाता है, और उसको कैच करने का इम्पैक्ट क्या होता है, फास्ट बॉल का स्लो होता है, जिससे क्या होता है, बॉल सडनली स्टॉप नहीं होता है। ठीक है, और टाइम एक शॉर्ट इंटरवल टाइम के बाद वो होता है, स्टॉप होता है, जिससे हमें हर्ट कम होता है, चोट कम लगता है। ये चीज हम देख लिया। उसके साथ साथ हाई जंप करने के टाइम पे हम कुशन फ्लोर पे या बेड पे, सैंड बेड पे जंप करते हैं, क्यों, क्योंकि जब हम जंप करते हैं तो क्या होता है, जो कुशन वाला फ्लोर होता है थोड़ा सा दब जाता है, यानी हमारा मोमेंटम कंजर्व हो गया, हमें यहाँ पे भी टाइम मिल गया, हम तुरंत जंप किए तो यहाँ पे जो फोर्स अचानक से एक्स्ट्रा लगा, ये कुछ एक्स्ट्रा टाइम तक लगता है, जो क्या होता है, कंजर्व होता है, यहाँ पे एक्सेलरेशन रिड्यूस होता है। इस तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डिक्रीज हो जाता है और हमें चोट कम लगता है। ठीक है, वरना फर्स्ट पे हम गिरेंगे तो तुरंत वहां पे फोर्स लगेगा झट से, और क्या हो जाएगा, चोट लग जाएगा। ये आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये हाथ नीचे ला रहा था कि ये टाइमिंग इसको ज्यादा दिया जाए फोर्स के एब्जॉर्ब होने के लिए, मोमेंटम कम हो जाए इसका और चोट कम लगे। तो ये चीज हमने मोमेंटम के बारे में देखा। ठीक है, अब हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अभी तक हमने दोनों देख लिया, अब थर्ड देखते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मोशन हमें क्या बताते हैं कि हाउ कैन अप्लाइड फोर्स, एक अप्लाइड फोर्स, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो किस तरीके से उसके मोशन को चेंज करता है, और उसको एक मतलब उस तरीके से कैसे हम डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा फोर्स वहां पे लग रहा है, उन मेथड्स को देखा हमने। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम देखते हैं क्या है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब एक ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ठीक है, when one object exerts a force on the other object, किसी एक ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स एग्जर्ट किया जाता है तो वो दूसरा ऑब्जेक्ट भी एट द सेम टाइम क्या करता है, उल्टा वापस बैक फोर्स लगाता है पहले वाले पे। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो एट द सेम टाइम इस पे भी फोर्स लग रहा होगा, ये चीज यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है,
और फर्दर क्या कहा जा रहा है कि ये जो दोनों फोर्स है ये हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, ठीक है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होंगे, बट डायरेक्शन इनका क्या होगा, अपोजिट। दूसरा चीज यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी तक हमने यहाँ पे दो चीज देखा है कि सबसे पहला थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ये क्या, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सबसे पहली चीज। और दूसरा यहाँ क्या कह रहा है कि ये जो दो फोर्सेज होंगी ये हमेशा ऑलवेज, ये वर्ड आपको कीवर्ड यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये दोनों फोर्सेज ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे अपने मैग्नीट्यूड में, ठीक है, बट उनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्योंकि ये अगर ये दो फोर्स है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे, तो ये इसका फोर्स का डायरेक्शन इस साइड है और इसके फोर्स का डायरेक्शन इस साइड, तो ये डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। और ये फोर्सेज जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट करते हैं और नेवर ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करते। यानी ये वाला इस पे एक्ट कर रहा है, ये वाला इस पे, यानी ये दोनों फोर्सेज एक टाइम पे दूसरे दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, ये चीज यहाँ पे कहा जा रहा है। देयर इज अ पेयर ऑफ फोर्सेज एंड नॉट जस्ट वन फोर्स, बताया जा रहा है यहाँ पे, इन सिंपल वर्ड कहा जा रहा है कि यहाँ पे दो पेयर पेयर में फोर्सेज एक्ट करते हैं, इसलिए द टू अपोजिंग फोर्सेज, इनको एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स भी हम लोग कहते हैं। ये ध्यान में रखना है कि इन फोर्सेज को हम एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि नो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है इनका, ऐसा नहीं कि कॉज और इफेक्ट एक पे एक्ट हो जाएगा देन उसके बाद उसका इफेक्ट आएगा दूसरे पे, नहीं, ये दोनों एक टाइम पे साइमल्टेनियसली एक्ट कर रहे होते हैं। तो ये दो तीन चीज कीवर्ड्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। Further, the third law of motion, uh, that in essence to every action there is an equal and opposite reaction, ये बता दिया गया। और यहाँ पे हमें मस्ट है हमारे लिए रिमेम्बर करना, यानी ध्यान रखना कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो है ये चीज दोनों एक साथ लगते हैं बट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर लगते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ बताया जा रहा है कि सपोज यू आर स्टैंडिंग एट रेस्ट एंड इंटेंड टू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द रोड। अब बताया जा रहा है कि सपोज आप एक जगह पे खड़े हैं और आप सोचते हैं कि चलो अब हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, खुद को एक्सेलरेशन में लाना पड़ेगा, यानी अपने स्टेट को चेंज करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा, वॉक करना स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें एक फोर्स चाहिए होगा, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग। यानी हम इसको फोर्स देंगे, हमारा हमारे बॉडी का एक मास है, ठीक है, उसको हम एक्सेलरेशन देंगे तो क्या बन जाएगा, फोर्स, जो हमने पढ़ा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये चीज हमने देखा। बट विच इज दिस फोर्स, ये फोर्स है कौन सा, ये चीज के बारे में देखते हैं। तो बताया जा रहा है इज इट इन द डायरेक्शन वी इंटेंड टू मूव, क्या ये उसी डायरेक्शन में हम लगाते हैं जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि नो, यू मस्ट पुश द रोड बिलो बैकवर्ड्स, हम जिस डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में हमें मूव करना है तो हमारा हम जो फोर्स लगाते हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं, हम रोड को बैकवर्ड पुश करते हैं तब जाकर हम आगे की ओर मूव करते हैं। द रोड एक्सर्ट्स एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज ऑन योर फीट, और थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रोड भी उतना ही इक्वल फोर्स हमारे पैरों पे लगाता है और हम क्या करते हैं, मूव कर पाते हैं। और वो जो फोर्स हम लगा रहे हैं और जो रोड लगा रहा है उसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आ गया। अब यहाँ बताया जा रहा है कि यहाँ पे नोट करने के लिए एक बात है, इट इज इंपॉर्टेंट कि इवन दो द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, कहा जा रहा है कि मतलब एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स जो है ये थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो हमने देखा ये हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में। दिस फोर्सेस मे नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशंस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों, ऐसा हो सकता है कि इनके एक्सेलरेशंस डिफर कर सकते हैं, मे बी सेम हो, ऐसा नहीं कि हमेशा ही डिफर करेंगे, बट ऐसा भी हो सकता है कि ये डिफर भी करे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यानी यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। दिस फोर्सेज में यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो फोर्सेज है ये हमेशा ही क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, बट क्या होगा, इनका एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। यानी इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी इक्वल हो सकता है, क्या, एक्सेलरेशन। तो ये आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, बट फोर्स हमेशा ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। ये किस वजह से कि ईच फोर्स, जो दोनों फोर्स है ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट कर रहे हैं जिसका मास क्या है, डिफरेंट है। तो अब भले भले ही क्या होता है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मिनट इसको इरेज कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ यहाँ पे क्या कह रहा है कि दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है कि एक्सेलरेशन सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये मतलब इसमें जो दोनों फोर्स है, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है जिसका मास क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो मास डिफरेंट होगा तो एक्सेलरेशन भी डिफरेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल बताएगा कि जब हम गन फायर करते हैं तो ये फोर्स बुलेट पे एक्सर्ट करता है, गन जिसकी वजह से बुलेट इतनी जोर से आगे की ओर मूव करता है, तो बुलेट पे फोर्स एक्सर्ट किया गया। वैसे ही बुलेट जो है क्या करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है किस पे, गन के ऊपर, जिससे क्या होता है, गन में हमें रिकॉइल देखने को मिलता है। आप लोग अगर बीजीएम में खेलते होंगे तो आपको वो भी चीज पता होगा, रिकॉइल क्या होता है, जो बैक मूवमेंट होता है गन का जब हम फायर करते हैं। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि बुलेट भी क्या करता है, गन पर एक फोर्स एक्सर्ट करता है, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। बट क्या होता है कि गन का जो फोर्स है बुलेट पे वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है, सिंस द गन का मास, आई मीन सॉरी, ज्यादा बड़ा है, तो एक्सेलरेशन गन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट, ठीक है। सिंस द गन, एक मिनट,
हाँ, since the gun has a much greater mass than the bullet, the acceleration of the gun is much less than the acceleration of the bullet. क्यों? क्योंकि मास, क्योंकि गन का ज्यादा है तो इससे ज्यादा फोर्स लगा बुलेट पे, तो बुलेट का फोर्स ज्यादा हुआ, तेजी से निकला। बट एक्सेलरेशन बुलेट का बहुत कम है, इससे कम फोर्स, मास बुलेट का कम है तो बुलेट कम फोर्स लगा पाया गन पे, जिसकी वजह से रिकॉयल होता है, पर बुलेट के कंपैरिजन में उतना फास्ट मूवमेंट नहीं होता है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि द थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन ऑल्सो बी इलस्ट्रेटेड व्हेन अ सेलर, जब एक सेलर व्हेन अ सेलर जंप्स आउट ऑफ अ रोइंग बोट, अगर बोट पे से आप कूदते हैं तो बोट पीछे की ओर मूव करता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगा और बोट ने हमें आगे की ओर पुश किया। तो ये हो गया, हमें समझ में आ गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का कुछ एप्लीकेशन जो हमने देखा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब हम देखते हैं तो एक एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होते हैं वहां पे। ठीक है, जिनका जिनके फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा, बट एक्सेलरेशन में भी इक्वल हो सकता है, मे भी नॉट इक्वल भी हो सकता है। ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया, जो कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो। जब यहाँ से हम इस पे जंप करते हैं तो ये पीछे की ओर जाता है, मूवमेंट हमारे पैर की वजह से, एंड देन ये हमारे ऊपर आगे की ओर मूवमेंट करता है, फोर्स लगाता है, जो क्या होता है, इस तरीके से मूवमेंट होता है। फर्दर यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये क्या हम देखते हैं, हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू समझा था कि मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताओगे, छोड़ो मोमेंटम मैं यहीं पे बता देता हूँ क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये होता है मोमेंटम। अब हमने इसका एप्लीकेशन पढ़ा था कि क्यों, अब जस्ट पढ़ा है हमने कि क्यों, कैसे मतलब कैच करने के टाइम, बॉल को कैच करने टाइम फील्डर देर तक अपने हैंड को मूवमेंट करके नीचे लाता ताकि मोमेंटम का टाइम बढ़े। ठीक है, फर्दर यहाँ बताया जा रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो वर्ड से समझ में आ रहा हो, कंजर्व का मतलब क्या होता है, जो चीज कंजर्व चेंज नहीं हुई हो। तो एक आइडियल कोलिजन का सिचुएशन बताया जा रहा है, जहां पे सम ऑफ जो मोमेंटम होता है दो ऑब्जेक्ट का, कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद, वो दोनों क्या होता है, प्रोवाइड उसमें कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा हो, तो उसमें हम क्या कहते हैं, वो सेम ही रहता है, तो उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यानी कोलिजन, जैसे ये एक दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट और ये एक ऑब्जेक्ट, इन दोनों का जो मोमेंटम होगा, देन ये कोलाइड करेंगे, इनका इन सब का, इसका पहले कोलिजन के पहले के मोमेंटम का सम एंड कोलिजन के बाद के मोमेंटम का सम क्या होगा, सेम होगा। ये चीज कह रहा है कि यहाँ पे इस तरीके से मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये कहना चाह रहा है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स इज अनचेंज्ड और कंजर्व्ड बाय, अनचेंज होता है और कंजर्व होता है कोलिजन के टाइम पे। वही चीज कह रहा है, जब तक कोई बाहर से कोई फोर्स ऐसा नहीं है कि फोर्स लगा दिया गया, यानी दोनों ऑन देयर ऑन हो रहे हैं, तो वहां पे वो कंजर्व हो जाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में इतने थोड़े मतलब हाई लेवल न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, बट अपने प्रैक्टिस के लिए आप एक बार इन सबको एक बार देख लेना। यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है किस तरीके से यहाँ इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई कर देना। लास्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ लॉज। यहाँ पे हमने बहुत सारे लॉस के बारे में देखा, तो बताया जा रहा है कि ऑल कंजर्वेशन लॉस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, चेंज, ये सब क्या है, फंडामेंटल लॉज है फिजिक्स में, जो किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे कुछ बताया जा रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि कंजर्वेशन लॉ जो है कैन नॉट बी प्रूवन। कंजर्वेशन जो लॉज उनको प्रूफ नहीं किया जा सकता, उनको वेरीफाई कर सकते हो आप या डिसअप्रूव कर सकते हो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, बट उनके लिए कोई थियरी नहीं है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने देखा था केमिस्ट्री में, तो उनके लिए कोई थियरी नहीं है कि आप उसको प्रूव मतलब क्या कर सकते हो, प्रूव करोगे। आप उसको डिसप्रूव कर सकते हो कि हाँ ये नहीं है ऐसा, या फिर वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, कुछ सिचुएशंस के थ्रू। ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंट हुज रिजल्ट इज इन कॉन्फॉर्मिटी विद द लॉज, जो ऐसा एक्सपेरिमेंट हमने किया जिसका रिजल्ट इस लॉ के अकॉर्डिंगली आ गया, तो वो क्या कर रहा है, उसको वेरीफाई कर रहा है या सब्सटेंशिएट कर रहा है लॉ को, और नहीं प्रूव कर पाए तो प्रूव नहीं करता है लॉ को। ऑन द अदर हैंड सिंगल एक्सपेरिमेंट ऑफ द रिजल्ट गोज, अगर एक सिंगल एक्सपेरिमेंट भी लॉ के अगेंस्ट जाता है तो वो लॉ इनफ है उस पर्टिकुलर को डिसअप्रूव करने के लिए एग्जांपल को। ठीक है, फर्दर यहाँ कहा जा रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो अभी हमने पढ़ा कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद दोनों का सम सेम होता है या फिर कंजर्व रहता है, वो लंबे लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिवाइस किया गया है, एंड अभी तक कोई ऐसा सिंगल सिचुएशन नहीं आया है जो इसको कंट्राडिक्ट करता हो। तो ये चीज थोड़ा सा था। अब लास्ट में ये जो होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक बार आप पढ़ लिया करो। ये समरी ही है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो हमने देखा था क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में हमने जो पढ़ा था वही क्या था, हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। तो इनर्शिया क्या था आप लोगों को अगर याद हो, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना प्रीफर करता है, और मूवमेंट में है तो मूवमेंट ही करना चाहेगा। जिसके लिए हमने एग्जांपल दिया था कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो हमें एक अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। हम बसेस में बैठे रहते हैं या फिर गाड़ी में बैठे, जब ब्रेक लगता है तो अचानक से आगे की ओर हम झुक जाते हैं, लीन कर जाते हैं। ये क्यों होता है, इसी वजह से, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। सेकेंडली, जब गाड़ी इस तरफ टर्न करती है, सपोज किसी टर्न पे हम गाड़ी मुड़ाते हैं तो हम भी उसी उस साइड टर्न कर जाते हैं। ये सारा किसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है।
ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी किसी ऑब्जेक्ट का रेसिस्ट करना चेंज को, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को ही इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या है? मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया को हम ऐसा यूनिट में किलोग्राम में मेजर करते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? हमेशा मोशन के ऑब्जेक्ट को अपोज करता है। हमने देखा था, अगर हम बोर्ड से ऐसे आगे की ओर जंप कर रहे तो हमारे पैर में इस तरफ फोर्स लग रहा है, वॉक कर रहे रोड पे तो हमने इस तरफ फोर्स लगाया, तो रोड की तरफ से आगे की फोर्स लगा तो हम मूव किए, तो ये फ्रिक्शन ही है। तो इसी को हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो ऑलवेज अपोजिट होता है किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के। ये चीज ध्यान रखना है कि फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो हमेशा ऑलवेज मोशन के ऑपोजिट ही लगेगा। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसके भी कुछ एग्जांपल देखे, वहीं से निकल के आया था। मोमेंटम हमारे, जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, जिसको हमने कहा था एम इनटू वी, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम का ऐसा यूनिट क्या था? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने देख लिया, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स होते हैं, जिनके फोर्सेस हमेशा इक्वल होते हैं मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन उनका अपोजिट होता है हमेशा। और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मे भी इक्वल हो सकता है, मे भी नॉट इक्वल हो सकता है, ये भी चीज हमने देखा। फर्दर एक आइसोलेटेड सिस्टम है, टोटल मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब वहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो। तो यहाँ पे हमने फोर्सेस देख लिए, तीनों काइंड ऑफ फोर्सेस, और उनके लॉज ऑफ मोशन को भी हमने समझ लिया। तो यहाँ पे इसी के साथ ये हमारा जो सेकंड चैप्टर है फिजिक्स का और 9 चैप्टर है क्लास 9 के साइंस का, ये फिनिश होता है। अब इसके बाद जल्दी हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे। टिल देन थैंक यू, जय हिंद।